हेलो, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमारी क्लास 3 क्लास हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारी ये लास्ट क्लास है आपके पहले चैप्टर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। ये हमारी आज की आखिरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करना इसको पूरी क्लास को लेने की और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपकी इन्हीं क्लास से आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहले मैं ये बता रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको हेलो एरिन पूरा पढ़ा चुका हूँ। हेलो एरिन पूरा पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जितनी भी इसकी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको बनाने की विधि क्या क्या होती है, वो भी हम सारी कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेलो एरिन का निर्माण। ठीक है, जो जो मैं पढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं लैंग्वेज बोलूँगा, देखो ये मैंने इसकी लैंग्वेज जानबूझ के नहीं लिख रखी। इसकी लैंग्वेज आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लैंग्वेज को बना सकते हो। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो ध्यान रखना कि हेलो एरिन क्या होता है। हालांकि मैं इसको आपको जब मैंने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था हेलो एरिन के बारे में। फिर से बताने की कोशिश करता हूँ एक बार कि हेलो एरिन क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से बताने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ हेलो एरिन के बारे में। देखो मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, ये मान लो कोई एरोमेटिक यौगिक, मान लो बेंजीन है। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो ये आपका बेंजीन है। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ इसमें, कोई हैलोजन वो लेके आता हूँ, हैलोजन कंपाउंड। मान लो ये आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये हैलोजन कंपाउंड यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो आपका यहाँ पे जो बन जाएगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, या इसमें आप इस प्रकार भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ये जो कंपाउंड बनता है दोस्त, यही हमारा होता है हेलो एरिन। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाई थी, अगर आप क्लास नंबर 1 में जाकर देखोगे या अपनी नोट्स में पहले पेज पे जाके देखोगे, तो वहाँ पे आपको हेलो एरिन की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या कि हेलो एरिन क्या होता है कि जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होता है, उसको हैलोजन परमाणु उसके स्थान से उसको हटा देता है और हैलोजन परमाणु खुद उसके स्थान पर आ जाता है। तो ये किसका निर्माण कर देता है, ये हेलो एरिन का निर्माण कर देता है दोस्त। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी ये आपके हेलो एरिन ये होते हैं, इनको ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आप सब चीज़ आपको क्लास में बता चुका था 1 में ही। ठीक है, आज का पर ये हमारा काम नहीं होने वाला। आज का हमारा काम होने वाला है कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण, और मैं आपको कई बार बता चुका है एक्स का मान क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता है अगर आप डे 1 से क्लास ले रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका BDC के द्वारा हेलो एरिन का निर्माण कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने 4 रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, है ना। 4 रिएक्शन का मतलब ये 4 अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ BDC के द्वारा। BDC का मतलब होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये होता है BDC। हालांकि आपके सिलेबस में इसको बनाने की विधि नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है BDC का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले बेंजीन वाली स्ट्रक्चर बनाओ, हाँ जी सर बना दी। बेंजीन वाली स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इसमें N2Cl लिख देना ऊपर की तरफ। तो ये आपका BDC का फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके बनाने की विधि आपके सिलेबस में आएगी नहीं। अब मैं क्या काम करता हूँ, देखो पहले में मैं क्या काम करता हूँ, इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, फिर मैं इसकी परिभाषा भी बना के दिखाऊंगा एक की, उसके बाद आपको सारी परिभाषा अपने आप बना बना के लिखनी है। तो मैं क्या काम करता हूँ, BDC की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूँ Cu2Cl2 की उपस्थिति में। तो जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ दोस्त, यहाँ से जो आपका N2 था वो N2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो होगा ये HCl जो है, ये HCl भी बाहर निकल जाएगा। निकल गया जी, आ रही बात समझ में, ये HCl भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ Cl रह जाएगा। अगर मान लो मैं इसको चेंज करूँ, मैं Cl की जगह मैं Br भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि X का मान Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं HCl की जगह HBr भी ले सकता हूँ। यानी अगर मैं HCl की जगह HBr के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ,
और Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और ऊपर की तरफ Br आ जाएगा दोस्त। ये बात समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही भाई? यहाँ से HCl ऐसे निकला, ये ऐसे करके ये वाला HCl निकला यहाँ पे बाहर, ये N2 जो था ये भी बाहर निकल गया, तो ये जो बचा ना यहाँ पे ये Cl बचा, ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया। पेपर में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, लिख लो इस बात को, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सैंड मेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बीडीसी की अभिक्रिया थ्योरी ऐसा बनानी है, बीडीसी की अभिक्रिया जब HCl के साथ करते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो N2HCl और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं थ्योरी बनानी आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि सैंड मायर रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना कि सैंड मायर रिएक्शन में ये चीज़ बनती है, ध्यान रखना इन चीज़ों की उपस्थिति में हमको करानी होती है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँ, अब मैं अगर कॉपर की स्थिति में यानी कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूँ कि रिएक्शन कॉपर की उपस्थिति में और HCl के साथ करा रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्त, यहाँ से देखो ये HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ पे आके चिपक जाएगा, चिपक गया नहीं चिपक गया? ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में देखो, इसमें इस वाली अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया को, ध्यान रखना आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका BDC है, इसकी अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। भाई ये बात तो समझ में आ रही ना कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर X आएगा, देखो ये बात तो पता है ना आपको, अगर बेंजीन के ऊपर X आ रहा है तो ये एरीन ही कहलाएगा, बट अगर यहाँ पे Cl आ रहा है तो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा, अगर यहाँ पे Br आ रहा है तो ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा, अगर यहाँ पे I आ रहा है तो आइडोबेंजीन कहलाएगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सैंड मेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये अभिक्रिया होती है सैंड मेयर। और जो दूसरी वाली है इसका नाम ध्यान रखना, गाटरमान अभिक्रिया होती है। ठीक है, थ्योरी लिख लोगे अपने आप। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं जी भाई साहब। आगे हम इसके पढ़ने वाले हैं इनके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जैसे आपको पता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ कि ये दो प्रकार की होती है नाभिक रागी, एक तो S1 एक SN2, एक SN1 अभिक्रिया एक SN2 अभिक्रिया। पर इसमें ये होता है दोस्त, ये जो नाभिक रागी है ना, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो यहाँ पे SN और SN2 अभिक्रिया यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे जो है ना संकरण का निर्माण हो जाता है, संकर बनते हैं यहाँ पे संकर का निर्माण होता है, इस वजह से ये दोनों अभिक्रिया यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पेपर में ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन यहाँ पे अभिक्रिया हो सकती है, तो आप कहोगे नो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे क्या पॉसिबल है वो हम बताएंगे क्या पॉसिबल है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि भैया ये जो अभिक्रिया है ये इतनी आसानी से नहीं होती, पर अगर इसके दो कारण है, वैसे क्यों नहीं होती उसके रीज़न ये है, मैंने बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड होता है ना, जैसे मान लो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो पहला रीज़न मुझे ऐसा लगता है, देखो बताया ना, अनुनाद संकर की वजह से, यानी हमें रिजोरेंस का काम होने लगेगा, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। दूसरा रीज़न देखो क्या होगा, दूसरा रीज़न अगर मैं दोनों में तुलना करूँ, ये आपका क्या है, ये वाला जो है, ये वाला ये आपका है हेलो एल्केन, ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एरीन है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ वही वाला आपका एग्जाम्पल CH3Cl, सिंपल ही तो है, एल्केन का ही तो फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, वैसे भी तो sp3 संकरण होगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एक या एक से ज़्यादा है तो sp2 संकरण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये संकरण के टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो अपने दिमाग के लोड डाल लो और पिछले कॉपी के पेज में जाओ जहाँ पे मैंने संकरण पढ़ाए। तो देखो यहाँ पे sp3 संकरण है, यहाँ पे sp2 संकरण है। एक कंसेप्ट बना के लिख लेना कोने में, क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि अगर कभी भी sp संकरण है या sp2 संकरण है या sp3 संकरण है, तो ध्यान रखना संकरण की दृष्टि से अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्त, तो यहाँ पे sp संकरण, क्योंकि देखो ये इसमें विद्युत ऋणात्मकता होती है वो sp संकरण की अधिक होती है, इस
इसकी कम होती है, sp3 की सबसे कम होती है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, लिख लेना पहले तो इसको कि विद्युत ऋणात्मकता sp की सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 की होती है, फिर sp3 की होती है। ऐसी तीर लगा के बना लेना जैसे मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद समझना। अब मैं ये समझाने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है कि sp संकरण में विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा क्यों होती है। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ पर समझाने के लिए बताना पड़ेगा। देखो sp का मतलब है कि 50% सहभागिता इसकी है, 50% पी की है, यही तो मतलब है भाई। एस और पी देखो संख्या बराबर है ना, एस एक है पी भी एक है, तो इसका मतलब सहभागिता 50-50% है। तो इसका मतलब ये हुआ जब सहभागिता 50-50% है, तो इसका मतलब ये हुआ विद्युत ऋणात्मकता भी इसकी ज़्यादा होगी sp की। इस वजह से देखो मैंने क्या कहा कि इसकी जो है ना sp3 की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, जबकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो दूसरा रीज़न आपको यही है जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया। देखो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ, डिटेल में आपको क्या लिखना है। डिटेल में ये लिखना है कि ARX में जो C का संकरण है वो तो sp2 है, जबकि जो आपका RX समूह है उसमें sp3 है। तो यहाँ पे जो विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी, और जो आपका ये हैलोजन है वो X माइनस बनकर आसानी से नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि भैया यहाँ पे S1 sp1 और sp2 जो रिएक्शन है, सॉरी SN1, मैं क्या दिमाग लगा रहा था, वही दिमाग में लिखा गया है ना, वो SN1 SN2 रिएक्शन होती है ना। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जटिल संकरण पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। सर ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, देखो समझना मैं क्या बता रहा हूँ, मुद्दे की बात समझो। मुद्दे की बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भैया जो हमने हेलो एल्केन पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है हेलो एल्केन। जो हमने हेलो एल्केन पढ़ा है उसमें आपका SN1 रिएक्शन भी हो जाएगी, उसमें SN2 रिएक्शन भी हो जाएगी। बताने की ज़रूरत है? हाँ जी सर बता दो। मैंने बताया था SN1 रिएक्शन में हेलो एल्केन के अंदर, ध्यान रखना हेलो एल्केन के अंदर SN1 रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो 2 स्टेप में होती है, मैंने बताया था 2 स्टेप में होती है। पहले तो कार्बन धनायन का निर्माण होगा, ये पेपर में आ रखा 2025 में, पूर्ण बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन धनायन का निर्माण होगा, उसके बाद जो आपका नाभिक रागी है वो अटैक करेगा आगे से भी पीछे से भी। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होगा, मैंने बताया था SN2 रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन धनायन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कार्बन धनायन बन जाता है तो वो अस्थायी होता है, जो कि हमारा काम का अब नहीं होगा इस वजह से। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा, नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा, और जो Cl होगा वो दूर हटता चला जाएगा, OH चिपकता चला जाएगा। इस वाली स्टेज को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। याद है ना सब चीज़? देखो मैंने रिवीजन भी करा दिया तुम्हारा जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब देखो अगला कंसेप्ट है, देखो मैंने लिख भी दिया बना के कि विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर ये होता है। बिल्कुल एकदम तुम्हारा मज़ा ही आ रहा है कि भाई तुम्हें सब चीज़ लिख के लिखाई मिल रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर। तो इस वाली स्ट्रक्चर में जो ये वाला पॉइंट होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं इप्सो, और ये यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट होता है, यानी जो इस लाइन के पास होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ये वाला पॉइंट ऑर्थो होता है, ये वाला भी ऑर्थो होता है। ऑर्थो के जो नीचे वाला पॉइंट होता है, देखो ऑर्थो के जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मेटा, ऑर्थो के नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं मेटा, और जो बचा हुआ पॉइंट है उसको बोलते हैं पैरा। फिर से बता रहा हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ जी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई जी भाई साहब, हाँ जी सर बना दी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं जी? ऑर्थो। दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं रिएक्शन उड़ाने वाला हूँ बहुत स्पीड में, फिर इसलिए मैं टाइम बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब टाइम ले रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझाने में। तो ये ऑर्थो पोजीशन है। ये ऑर्थो के जो नीचे वाली पोजीशन होती है इसका नाम होता है मेटा। मेटा फेसबुक वाला मेटा नहीं है, ये मेटा पोजीशन होती है। ये वाली पोजीशन का नाम होता है पैरा, ठीक है जी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिख के भी बता दिया कि भाई साहब जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बात याद रहेगी भाई साहब। अब देखो एक चीज़ बात का ध्यान रखना, जब हम नॉर्मली स्टडी करते हैं तो नॉर्मली स्टडी करने के बाद हमें एक चीज़ यहाँ पे मिलती है, वो मैं बता देता हूँ। वो चीज़ हमें ये मिलती है कि जब हम अटैक कराते हैं ना, जब हम अटैक कराते हैं या हम अनुनादी संकरण बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। और कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे भी नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं बात यहाँ पे कंसेप्ट बना के लिख लेना इस बात को कि ऑर्थो पे नेगेटिव ये रहेगा और पैरा पे भी नेगेटिव रहेगा, ऑर्थो पे भी नेगेटिव रहेगा, जबकि ये वाली जो पोजीशन होती है इसमें पॉजिटिव रहता है। ठीक है, देखो मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले मैंने पोजीशन का नाम बता दिया। अब देखो इस मतलब पोजीशन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब पोजीशन का हमारे इसमें क्या फ़ायदा है, क्यों हम पोजीशन को पढ़ रहे हैं। देखो पोजीशन से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, अगर मान लो मैं नॉर्मली ऐसा ले रहा हूँ कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैं इसको मान लो हीट कराता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करा रहा हूँ, मान लो मैं हीट करा रहा हूँ, मान लो पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की लग रहा था मेरा 500 केल्विन मान लो, अभी मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। अभी मैं जो एकदम डाटा वाली बात है उस पर लेके जाऊँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया कि इतना टेम्परेचर लग रहा था पहले, फिर यहाँ से दूसरा एलिमेंट जब बन के आ रहा था, फिर मैंने यहाँ पे क्या काम करा, मेटा पे कुछ एलिमेंट जोड़ दिया, मैंने मान लिया NO2 जोड़ दिया मैंने मेटा के ऊपर, ठीक है। NO2 मैंने यहाँ पे मेटा के ऊपर जोड़ दिया, तो मैंने देखा यही सेम रिएक्शन जो पहले 500 पे हो रही थी ना, अब वो घट के 300 पे आ गई। एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी तो केवल, समझ में आया। इसका मतलब जैसे ही मैंने मेटा पे NO2 समूह यहाँ पे जोड़ा तो टेम्परेचर कमी आ गई, फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरा पे NO2 एक और जोड़ दिया तो ये टेम्परेचर और कम हो गया, फिर मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया समूह, तो इसका मतलब और टेम्परेचर में कमी आ गई। फिर हम देखते हैं कि भैया इसको वार्म टेम्परेचर पे अगर आप गर्म करोगे ना, गुनगुने पानी में भी गर्म करोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये होता है यहाँ पे मेटा पैरा ऑर्थो पे समूह को जोड़ने का फ़ायदा। अब मैं यहाँ पे लिखी हुई है सारी बातें, देखो मैंने ये आपको बता दिया। देखो अब मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट वाला डाटा ले रहा हूँ जो कि एकदम किताब का है, एनसीईआरटी का है। देखो पहला डाटा मैंने समझाने के लिए लिया कि देखो ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, मैंने कहा हाँ ठीक है सर। मैं क्या काम करता हूँ, क्लोरोबेंजीन ये आपका OH माइनस क्या होता है, हाँ जी, OH माइनस आपका नाभिक रागी है, ठीक है। OH माइनस नाभिक रागी है, मैं इसकी अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पे करा रहा हूँ फिलहाल, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको समझ लेना अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से Cl को हटा देगा और OH आके चिपक जाएगा, पर ये 300 डिग्री सेल्सियस पे होती है अभिक्रिया। बट अगर मैं यहाँ पे नाभिक रागी को जोड़ दूँ, मान लो एक नाभिक रागी मैं जोड़ रहा हूँ पहले, दो तो बाद में जोड़ेंगे, पहले मैं एक जोड़ देता हूँ, तो ये अभिक्रिया जो है 150 पे मुझे देखने के लिए मिलती है कि अभिक्रिया 150 पे होती है। फिर जब मैं क्या काम करता हूँ, दो ना यहाँ पे दो आपके यानी ऑर्थो पे भी और पैरा पोजीशन पे भी NO2 एक इलेक्ट्रॉन गिराही समूह होता है, यानी NO2 ध्यान रखना, NO2 क्या होता है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन गिराही समूह होता है। अगर मैं इसको मेटा मतलब जो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन है अगर मैं उस पर लगा देता हूँ तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में भी काम चल जाएगा, यानी ये आपका Cl यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ पे चिपक जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो कहाँ हमारा 300 डिग्री सेल्सियस था, कहाँ हमारा एकदम 100 हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है थोड़ी कि हम यहाँ पे पोजीशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारी अभिक्रिया कम टेम्परेचर पर हो सके। ठीक है जी भाई साहब। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या काम करा, इस पोजीशन पे भी NO2 ले लिया, इलेक्ट्रॉन गिराही समूह NO2 यहाँ पे भी ले लिया, तो मैंने देखा ये यहाँ पे आके चिपक गया, एकदम गुनगुने टेम्परेचर पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप समझ में आया। तो देखो मैंने वही बना के लिख दिया पॉइंट कि ARX में यदि ऑर्थो पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन गिराही समूह लगा दिया जाए तो NU यानी जो NU है यानी आपको पता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ हमें भेजना है। ध्यान रखना मैंने अभी बताया था कि जो आपकी हेलो एरीन है या ARX समूह है उसमें SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि देखो इसमें वो तो रीज़न है मैंने बता दिया, परंतु अगर मान लो SN1 रिएक्शन, जैसे कि हमें पता है SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कार्बन धनायन का निर्माण होगा, पता है, फिर वो आगे पीछे से उस पर अटैक करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कार्बन धनायन बनेगा ना, देखो यहाँ पे यानी हेलो एरिन के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कार्बन धनायन बनता है ना वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है जिसका नाम होता है फेनिल फेनिल कार्बन धनायन। जो यहाँ पे फेनिल कार्बन धनायन बनता है वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है जो कि अस्थायी होता है, इस वजह से ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती। तो आप समझ में आया क्यों नहीं होती। एक रीजन और बता दिया मैंने, SN2 क्यों नहीं हो पाती, यानी जो आपकी SN2 रिएक्शन है वो क्यों नहीं हो पाती। पहला रीजन तो पता ही है, दूसरा रीजन और बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं इसकी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मान लो आपका Cl है
और मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे SN2 रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी वो आगे से भी अटैक करेगा, पीछे से भी। अब एक चीज़ देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी त्रिविम बाधा बहुत अधिक है। त्रिविम बाधा का मतलब ये ज़्यादा स्पेस जो जो अ, ज़्यादा स्थान घेरता है, उसकी त्रिविम बाधा अधिक होती है। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिविम त्रिविम बाधा है, वो बहुत ज़्यादा अधिक है। और जब त्रिविम बाधा अधिक है, देखो आगे से नहीं, पीछे से ही अटैक होता है ना SN2 में, तो इसका मतलब पीछे से जो अटैक होना था, वो नहीं हो पाएगा। और अगर हमें करना भी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होनी पड़ेगी, इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। दोनों बात समझ में आई कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, SN2 रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन करता है, वो नाभिक रागी तो नहीं करता, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो है नाभिक रागी तो अभिक्रिया नहीं करता, पर एक चीज़ यहाँ पे अभिक्रिया करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी। अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको किसके बारे में। अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझाने वाला हूँ? अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में। इलेक्ट्रॉन रागी, फिर से वही वाला कंसेप्ट है, प्यार मोहब्बत वाला। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है जिस पे निगेटिव चार्ज होता है। हाँ जी सर। रागी का मतलब जो प्रेम करता है। अब इसका मतलब ये हुआ, जब ये नेगेटिव से प्रेम कर रहा है, तो इसका मतलब खुद कैसा होगा? खुद आपका पॉजिटिव होगा। इस वजह से मैं इसको ई पॉजिटिव अगर लिख रहा हूँ, तो समझ लेना मैं इलेक्ट्रॉन रागी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपका Cl प्लस होगा, मतलब जितने भी होंगे ना, वो प्लस कैटेगरी के अंदर होंगे, जब भी वो इलेक्ट्रॉन रागी की कैटेगरी में आएंगे। फिर से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार फिर से दोबारा से बता रहा हूँ भाई साहब। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिव, रागी का मतलब होता है प्रेम। यानी जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है वही इलेक्ट्रॉन रागी है। और इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव से प्रेम कौन करता है? पॉजिटिव। यानी इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन रागी है, उसका प्रदर्शन यानी जो उसको प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है, वो ई पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, मैंने यही लिख दिया। अच्छा, ये नहीं लिखा अभी, चलो देखो। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा रहा है, ये अनुनादी संरचना मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है? अगर नहीं भी समझ में आए तो जो मैं यहाँ पे मुद्दे की बात बताऊँगा वो याद रख लेना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आता तो मैं कंसेप्ट बता दूंगा उसके ऊपर, देन आप उसको भी अगर याद रख लेते हो तो अभिक्रिया आपकी सारी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझना, यहाँ पे जो Cl है, ये आपको पता है हैलोजन समूह है, क्योंकि हैलोजन समूह H का स्थान ले लेता है ना, जब भी तो वो हेलो एरिन कहलाता है। अब क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे, देखो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तभी तुम्हें थोड़ा समझ में आ सकता है। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, फिर ये आगे जाके चलेगा, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव, फिर ये आगे चलेगा, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो फिर यहाँ से डबल बॉन्ड हट हट के वो का वही आ जाएगा जो पहले था। इसका मतलब ये हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है, हमें यहाँ पे ये बात समझनी है। क्या बात समझनी है गुरुजी? हमने देखा यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, हमने देखा यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, हमने देखा यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट ये बन गया। हमारा कंसेप्ट क्या बन गया सर जी? हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये बन गया कि जी, कि यहाँ पे ऑर्थो पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पैरा पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे निगेटिव। पोजीशन इस वजह से मैंने पहले बताई आपको, ये ऑर्थो पोजीशन है ना? और ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी पैरा पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब मैं अभी बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है पॉजिटिव। यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉन रागी की अभिक्रिया होगी, देखो समझना, जितने भी इलेक्ट्रॉन रागी की अभिक्रिया होंगी, यानी जितने भी पॉजिटिव वाले हिस्से होंगे, वो किस पे अटैक करेंगे बताओ? वो हमेशा अटैक करेंगे माइनस पे, माइनस पे, माइनस पे। तो इस बात को ध्यान रखना, यानी जो इलेक्ट्रॉन रागी होंगे वो माइनस पे अटैक करेंगे। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, हमेशा जितने भी मैं इलेक्ट्रॉन रागी की आपकी अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, वो अटैक या तो यहाँ करेगा, या फिर यहाँ करेगा, या फिर यहाँ करेगा। समझ पा रहे हो? फील ले पा रहे हो? ये बात है मुद्दे की बात। इसी को मैं कंसेप्ट बना के लिख दूंगा कि भाई क्या होता है। देखो, हेलो हेलो एरिन के अनुसार, देखो मैं इसको थोड़ा
वो कर लेता हूँ। देखो, हेलो एरीन के अनुसार जो हम संकरण में देखते हैं, वो हम देखते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्श्व ऋणात्मक आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो भी इलेक्ट्रॉन रागी होगा, जो भी हम यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे ना इलेक्ट्रॉन रागी की, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके चिपकेगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव के पास ही तो आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी भाई साहब। चलिए, चलो अब मैं यहाँ पे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन रागी की अभिक्रिया, उसमें से पहली अभिक्रिया ले रहा हूँ, हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण का मतलब होता है Cl2 से अभिक्रिया। तो मैं Cl2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C और Cl करके। अब यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, इसके ऊपर आपका आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। ये बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया P और P, और यहाँ पे इस प्रकार है। तो यहाँ पे अगर मैं ये इस प्रकार तीर चला रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब ये पिछले वाला तो पॉजिटिव है, अगले वाला है निगेटिव। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो इस वजह से यहाँ पे देखो Cl2 से हम ही रिएक्शन करेंगे, पर मैं Cl2 को Cl करके लिख लूँगा। फिर जैसे ये होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाला निगेटिव होगा। और आपको पता है कहाँ कहाँ अटैक होगा, अटैक यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तो अटैक करा दो बस। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें जो है सुक्स AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आपको अपने आप ही लिखनी है। परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में लिखोगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ ड्राई सुक्स AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक ऑर्थो उत्पाद और एक पैरा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये अभिक्रिया 5-6 एक जैसी आएंगी भाई। देखो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका निगेटिव बन जाएगा। तुम कहोगे सर Cl पे तो माइनस होता है। भाई साहब, जब ये बॉन्ड तोड़ेगा ना, जब ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, जब ये बंद तोड़ेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव जो है मैंने बताया था इस पोजीशन पे आके चिपक सकता है, इस पे आके चिपक सकता है, या इस पे आके चिपक सकता है। तो इस पे आके चिपका दो, फिर इस पे चिपका दो, तो ये आपकी हो जाएगी पूरी। अब एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? देखो ये दोनों Cl जो है ना, ये तो ऑर्थो उत्पाद हमारा बन गया, ठीक है। ये पैरा उत्पाद हमारा बन गया। पैरा उत्पाद क्यों बना रहे हो सर? देखो भाई साहब, ये ऑर्थो पे आके चिपका है तो इस वजह से इसका नाम है ऑर्थो उत्पाद। ये पैरा पे आके चिपका है, इस वजह से इसका नाम है पैरा उत्पाद। ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूँ। ये दोनों Cl पास पास में है, तो इनके बीच में जो होगा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, ये Cl थोड़े दूर दूर हैं तो इनके बीच में कम प्रतिकर्षण होगा। तो आपको ध्यान रखना है, नोट्स में ऐड कर लेना कि जो ऑर्थो उत्पाद होता है, लिख लेना ऑर्थो उत्पाद जो होता है वो कम स्थायी होता है। कम ऑर्थो उत्पाद यहाँ पर लिख लेना, ऑर्थो उत्पाद कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है। ऑर्थो उत्पाद कम स्थायी होता है। रीजन पता चल गया ना, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, इस वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाते। जबकि जो पैरा उत्पाद है वो अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, हैलोजनीकरण समझ में आया? अब जैसी अगली मैं रिएक्शन करूंगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब फिर से वही लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। देखो HNO3 जो है वो ऐसे टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा? वो ऐसे टूट जाएगा, NO2 पॉजिटिव और आपका OH निगेटिव। ठीक है भाई साहब। तो देखो हमें तो पॉजिटिव का अटैक कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन पड़ रहे, तो इसका अटैक एक तो ऑर्थो पे होगा, एक इसका अटैक पैरा पे होगा। बस हमारी हो जाएगी कंप्लीट भाई साहब। थ्योरी आप अपने आप बना दोगे। ये क्या होगा? ये आपका ऑर्थो उत्पाद होगा, और ये क्या होगा? ये आपका पैरा उत्पाद होगा। ये कम स्थायी होगा क्योंकि ये पास पास में है, तो क्या काम करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। ये दूर दूर में है तो ये अधिक स्थायी होगा। लिख लेना इस सब बात को। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब है कि H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर दो। तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं। तो देखो H2SO4 का मतलब क्या होता है? H2SO4 का मतलब होता है SO3 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, जो कि जो बचा है, क्या बचा? OH बचा, वो हो जाएगा निगेटिव। तो हमें तो पॉजिटिव का अटैक कराना है। कहाँ पे करेंगे? ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, एक पैरा पे अटैक हो जाएगा। देखो बन गया नहीं बन गया?
भाई फीलिंग लो भाई, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया वो समझाने में। तो इसका मतलब अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों पास-पास में हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये कम स्थायी होंगे। इनके ये दूर-दूर हैं तो कम प्रतिकर्षण होगा, तो ये अधिक स्थायी हो जाएँगे। ठीक है जी? सर जी इनका नाम, भाई साहब नाम याद नहीं रखना आपको इनका। बस ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो उत्पाद। क्या बोलते हैं? ऑर्थो उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा उत्पाद। ध्यान रखना, इनके नाम अभी याद मत रखना। ठीक है? चलिए, अगली रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, पेपर में आएगा नाम रिएक्शन के अंदर। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl, देखो CH3Cl, जब इन दोनों के बीच में बंध टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। हमें तो पता है प्लस का अटैक कराना, तो CH3 जो प्लस वाला बंदा है ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे। देखो ऑर्थो पे अटैक हो गया, पैरा पे अटैक हो गया। लिख लोगे भाई साहब? देखो कितने मजे में हम सोल्व कर रहे हैं। अभी तक तुमने सीखा होगा कि मास्टर तुम्हें इन रिएक्शन का रट्टा लगवा रहा है, बट अब देखो तुम कैसे हवा में उड़ उड़ के रिएक्शन कर रहे हो। समझ में आई बात? इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया कंसेप्ट को समझाने में। तो ध्यान रखना, इसकी जब थ्योरी लिखोगे तो लिख लेना लुईस अम्ल की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करते हैं तो एक ऑर्थो उत्पाद बनता है, एक पैरा उत्पाद बनता है। ठीक है? ये कम स्थायी होता है, या अधिक स्थायी होता है, ये सब चीज़। ठीक है? चलिए, अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है आपकी फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखो, बस यहाँ पे एसिलीकरण का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब सेम अभी आपकी अभिक्रिया होगी, बस यहाँ पे आपका जो यहाँ पे अभिकारक होगा वो चेंज करना पड़ेगा। वो एसिलिक एसिटिल क्लोराइड हमें लेना पड़ेगा। देखो आपको पता है ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका अटैक होगा यहाँ पे ऑर्थो पे, इसका अटैक होगा यहाँ पे पैरा होगा। ठीक है? तो सेम थ्योरी बनानी पड़ेगी जैसी मैंने यहाँ पे बनवाई थी। तो इसका अटैक यहाँ हो जाएगा, देखो इसका अटैक पैरा पे भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कम स्थायी होगा या अधिक स्थायी होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि ये पास-पास में है तो प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे तो कम स्थायी होगा। ये दूर-दूर में है तो कम प्रतिकर्षण होगा, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है सर जी? चलो, आगे चलते हैं धातुओं से क्रिया। यानी जो अब जब ये धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं, तो देखो धातुओं में अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लेता हूँ, क्या ले लेते हो सर? मैं यहाँ पे धातुओं में पहले ले रहा हूँ सोडियम। अब मैं यहाँ पे पहली अभिक्रिया पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है वुटर्स वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। मैं कह रहा हूँ नेम रिएक्शन में अगर कुछ आएगा तो यहाँ से ही आएगा भाई, यही पेपर में आएगा, बस यही याद कर लो। ठीक है? सोडियम से अभिक्रिया मैं करा रहा हूँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो, ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। ध्यान से समझना, पेपर में आएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या होता है बताओ? CH3Cl क्या होता है? मेथिल क्लोराइड। क्या होता है? मेथिल क्लोराइड, पता है ना? मेथिल क्लोराइड लिख लेना, ये होता है मेथिल क्लोराइड। यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड व सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टोल्यूइन प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये रिएक्शन कैसे हुई मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लुटा दिया। लुटाया क्यों सर? लुटाने का रीज़न ये था कि जिससे हमारा NaCl देखो एक ही बार में हम बाहर निकाल सकें। देखो हमें पता चल गया ना NaCl बाहर निकल रहा है, वो NaCl निकल गया। अब जो हमें यहाँ पे बचा उसको यहाँ पे चिपका दो, बस बात खत्म। लैंग्वेज अपने आप बना सकते हो, तुम होशियार हो गए अब। दूसरी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग रिएक्शन में देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, जो मैंने ऊपर पढ़ाई और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि भैया होगी तो रिएक्शन सोडियम के साथ ही और सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में भी होगी, बट यहाँ पे क्लोरो बेंजीन दोनों तरफ आएगा। वहाँ पे क्या आ रहा था? मेथिल क्लोराइड। बट यहाँ पे दोनों तरफ क्लोरो बेंजीन आएगा। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो भाई साहब क्या होगा। देखो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो NaCl तो बाहर निकल जाएगा। हाँ जी सर। देखो ये दोनों को आपस में चिपका देना, तो इसको बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं? डाइफेनिल। बात समझो ना भाई साहब, ये दोनों तो निकल चुका है, तो इसको बाहर निकाल दो NaCl को। ये बचा डिब्बा और ये डिब्बा बचा, इन दोनों डिब्बे को चिपका दो, तो क्या बचा? डाइफेनिल बचा जी भाई साहब, इसका नाम होता है डाइफेनिल। ठीक है जी भाई साहब, आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है कॉपर चून से अभिक्रिया। तो कुछ मत करो, यानी जो आपका आइडोबेंजीन है, आइडोबेंजीन लो, उसकी अभिक्रिया कॉपर और हीट के साथ में कराओ। मतलब कॉपर के साथ हीट की उपस्थिति में, या हीट के साथ कॉपर के साथ हीट की उपस्थिति में जैसे ही कराएंगे तो यहाँ से टू Cu बन जाएगा और ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइफेनिल। और ध्यान रखना इस नेम रिएक्शन का नाम होता है अल्मैन अभिक्रिया। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, पेपर वाला पूछेगा
अलमैन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है इसमें, जब आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया Cu के साथ करते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया है क्लोरल से अभिक्रिया। क्लोरल, ये जो हमारा ये फॉर्मूला होता है दोस्त, ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है सर? ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्त, यहाँ पे ये होता है, देखो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीडीटी का निर्माण करेगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। देखो ये फॉर्मूला होता है क्लोरल का। अब जैसी क्लोरो जो क्लोरल है क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये देखो सांद्र H2SO4 है, तो देखो यहाँ से निकल जाएगा वाटर। क्या निकल जाएगा सर? देखो भाई यार जाना, ये देखो ये क्या निकल गया यहाँ से, ये निकल गया सर वाटर। देखो वाटर हमारा बाहर निकल चुका है। बस अब क्या काम करना है, बस जो निकलना था निकल गया। अब इसको यहाँ पे चिपका दो बीच में, यानी इन दोनों को साथ में जोड़ दो। तो देखो मैंने वही तो करा। देखो यहाँ पे CCl3 है, तो मैंने 3 Cl को खोल के लिख दिया। यहाँ पे H बचा हुआ तो उसको मैंने नीचे लिख लिया, और ऐसा का ऐसे ही बना दिया। यही आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसका? यही आपका DDT का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है दोस्त? यही आपका DDT का फॉर्मूला होता है, जिसका नाम क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको 3 ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 आपको क्लोरो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो। देखो Cl हो जाएगा ना क्लोरो, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर 2 बार आ रही, तो डाईफेनिल। अब देखो यहाँ पे 3 बार आ रही, तो ट्राई क्लोरो एथेन। एथेन क्यों? क्योंकि C 2 बार आ रहा, मेथ एथ हो जाएगा। ठीक है, तो DDT का फॉर्मूला भी ध्यान रखना। देखो मैंने बना के भी दिखा दिया। पेपर में अगर आएगा DDT को बनाने की विधि, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। मैंने क्या काम करा, दिमाग लगाया थोड़ा कंटेंट को बनाने में। मैंने इसके अभिक्रिया के अंदर DDT को बनाने की विधि डाल दी। ठीक है, दोनों काम हमने एक साथ कर दिए। ठीक है जी भाई साहब, चलिए अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ DDT के बारे में। DDT के बारे में ध्यान रखना, इसका जो यूज करते हैं ना हम, जो जो वैसे मच्छर या मक्खी होते हैं ना, मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, जितने भी कीटनाशक होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, उनको मारने में इनका प्रयोग करते हैं DDT का। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, इसके उपयोग में भी पूछ लेता है पेपर वाला। तो ये उपयोग ध्यान रखना, 2-3 जो मैंने बताया, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसा है नहीं है। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4। कार्बन का मतलब C, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब Cl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा? मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करा दो, टेम्परेचर लेना 673 केल्विन। तो जैसे ही अभिक्रिया करोगे तो यहाँ से 4HCl निकल जाएगा बाहर, देखो निकल गया। और यहाँ पे जो Cl बचा 4, वो इसके साथ में आगे चिपक जाएगा, तो CCl4 बन जाएगा। या दूसरा तरीका है, ये आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ ये आपको नोट करनी है। मैं बार बार नहीं बोलता इस बात को, इसलिए आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। ये क्लोरोफॉर्म में इसका क्लोरीनीकरण करा हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl तो निकल जाएगा बाहर, ये H और Cl निकल गया बाहर, जो बचा वो चिपका दो, CCl4 आपका बच जाएगा। यही आपका कहलाता है कार्बन। इसका उपयोग ध्यान रखना, इसका उपयोग करते हैं आग बुझाने में, औषधि बनाने में, वस्त्रों के जो धब्बे होते हैं ना उनको हटाने में भी इसका यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी, अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी नहीं बन जाएगी? या एक काम और कर सकते हो, CCl4 में आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दो, तो क्या बन जाएगा, फिर भी आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो 2 विधि मैंने बता दी, जौन सी भी आपको ठीक लगे वो ऐसे हम कर सकते हैं। CFC बनाने में, तो CFC बनाने में, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी भाई साहब, अब देखो हमारा टॉपिक आ गया CFC, इसको हम बोलते हैं फ्योन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, पेपर में आता है। CFC का फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन बनेगा CFC का पूरा नाम, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख लो। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CFCl3। CFCl ये बनता कैसे है? देखो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया HF के साथ करा दी SbCl5 की उपस्थिति में। जैसे ये रिएक्शन आप करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका HCl, बाहर निकल गया, और ये F आके आ जाएगा यहाँ पे, तो CFCl3 बन जाएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करते हैं गैस के रूप में, है ना। AC में गैस के रूप में इसका यूज होता है, प्रणोदक के रूप में भी इसका यूज होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को, ये मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो दोस्तों की स्पीड में पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो दोस्तों की स्पीड रखनी पड़ेगी तुम्हें। नोट तो कर ही लोगे मुझे पता है तुम। देखो अब मैं समझाने वाली बात बता रहा हूँ आपको।
देखो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परत पाई जाती है। देखो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परत पाई जाती है। ये वाली जो परत होती है दोस्त, ये हमारी होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ये वाली जो परत होती है, ये वाली परत होती है समताप मंडल। क्या होती है? समताप मंडल। समताप मंडल। ठीक है। ये वाली जो होती है, ये होती है आयनन मंडल। आयनन मंडल। अभी बस इतना ही ध्यान रखना। ऊपर भी होती है जिसको हम बाह्य परत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो होती है इसके अंदर। लिख लेना। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे आंधी आना, बारिश आना, है ना, बारिश आना, तूफान आना, ये सारी जितनी भी घटना होती है वो होती है क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी वजह से, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो रही है, इसी वजह से जितने भी एरोप्लेन वगैरह हैं, वो वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? वो समताप मंडल में। तो ध्यान रखना, समताप मंडल में क्या होता है, जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं, एरोप्लेन एरोप्लेन वगैरह जितने भी होते हैं, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीएफसी का लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एसी कूलर आ रहे हैं घरों में। हमारे घर में भी आ गया वैसे तो। ठीक है। एसी का यूज़ कर रहे हैं, कूलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इससे क्या हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? इससे प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे भाई, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे भाई, कि जो आपका समताप मंडल है उसमें ही एक परत पाई जाती है। उसमें एक परत, यहाँ पे परत पाई जाती है। मैं इसको कैसे समझाऊँ? यहाँ से समझा देता हूँ। देखो, एक सेकंड। यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे एक परत पाई जाती है जिसका नाम होता है ओजोन परत। इसका नाम ध्यान रखना। ये कौन सी परत है? ये आपकी है ओजोन परत। इस परत का नाम है सर जी ओजोन परत। अब आपको पता है ऊपर की तरफ कौन है? देखो, भगवा कलर ले लेते हैं एक बार। ठीक है जी भाई साहब। देखो ये आपको पता है यहाँ पे सूरज है। ठीक है। ये क्या है? ये आपका सन है। SUN। ये है आपका सन। अब सन की जो पराबैंगनी किरण आ रही है, जो भी सन की पराबैंगनी किरण आ रही है, जो भी सर की नहीं, सन की, जो सन की पराबैंगनी किरण आ रही है, जो सन की पराबैंगनी किरण आ रही है, उसमें जो है, वो जो है, क्योंकि लगातार क्षरण हो रहा है ओजोन लेयर का, लगातार क्या हो रहा है? ओजोन लेयर का लगातार क्षरण हो रहा है दोस्त। अब जब ओजोन लेयर का लगातार क्षरण हो रहा है, तो क्षरण से क्या हो रहा है, जो हमारी सूरज से पराबैंगनी किरण आ रही है वो लगातार इसमें से निकल निकल कर आ रही है। इस प्रकार नीचे की तरफ है आपकी पृथ्वी। ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है। ये आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी पर रहते हैं लोग। तुम रहते हो, है ना, मास्टर जी भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ पे ये पराबैंगनी किरण सूरज से निकलती हुई, यानी ओजोन लेयर से निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे लोगों के ऊपर सूरज की लाइट पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और जैसी सूरज की लाइट लोगों के ऊपर पड़ेगी, इससे भाई लोगों को स्किन का कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी स्किन संबंधी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि ओजोन परत का कम से कम क्षरण करना। इस वजह से 1995 के आसपास इसके ऊपर एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये बात रखी गई कि भैया जितना भी क्षरण हो रहा है उसको कम करना है। इस वजह से जो आजकल जो एसी एंड उसमें जो फ्रिज में है ना, उसमें क्या काम करा इन्होंने, सीएफसी जो गैस भरी जा रही थी उसकी मात्रा में कमी कर दी। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान से समझना, जिससे वो ज़्यादा हानिकारक ना हो हमारे वायुमंडल के लिए। हमारी जितनी भी परत हैं, ओजोन परत जो है, उसके लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट सी बात थी, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी। ठीक है भाई साहब। चलो जी, चलिए। अब मैं बात कर रहा हूँ समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्यान से समझना। अब ये भी मुझे लगता है ये भी डायग्राम से पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। देखो समतल ध्रुवित का मतलब क्या होता है। देखो, ये मान लो कोई लाइट है जो कि सभी दिशाओं में इस प्रकार फैल रही है। मान लो ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश है।
जैसे ही मैं इसको निकोल प्रिज्म में से होकर गुजारता हूँ, मान लो ये निकोल प्रिज्म है, ये आपका निकोल प्रिज्म है। जैसे ही मैंने इसको इसमें से गुजारा, तो मैं देखता हूँ कि ये समतल ध्रुवित हो जाता है प्रकाश। ये मैं आपको फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही अध्रुवित प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म, ये होता है निकोल प्रिज्म। जैसे ही अध्रुवित प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है प्रकाश। समतल ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित, ये प्रकाश जो हो जाता है, ये समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है? अब हमने क्या काम करा, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को देखो, ये समतल ध्रुवित प्रकाश आ गया हमारा। अब देखो अगले स्टेप में हमने क्या काम करा। अगले स्टेप में दोस्त मैंने क्या काम करा, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश था, ये जो मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश लिया है, ये जो मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश लिया है, मान लो मैंने यहाँ पे विलयन रख दिया एक, ये कोई विलयन है, मैंने इसमें से गुजारने की कोशिश करी, ये विलयन 1 है, ये विलयन, ये मान लो विलयन है 1, ठीक है? डायग्राम मत बनाना इसका, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? और मैंने क्या काम करा, ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, मैंने इसको गुजारने की कोशिश करी विलयन नंबर 2 में से, ठीक है? और मैंने क्या काम करा, समतल ध्रुवित प्रकाश लिया अपना वही वाला जो हमारा है, इसको तीसरे नंबर बॉक्स में से गुजारने की, यानी ये विलयन नंबर 2 है, ये विलयन नंबर 3 है। अब क्या देखता हूँ दोस्त, मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, जैसे ही मैंने इसको विलयन नंबर 1 में से गुजारा, तो जैसा समतल ध्रुवित प्रकाश था, वैसा का वैसे ही बाहर निकल के आ गया। यहाँ पे जब मैंने गुजारा विलयन नंबर 2 में से, तो ये हल्का सा लेफ्ट दिशा में क्या हुआ, लेफ्ट दिशा में विक्षेपित हो गया इस प्रकार। पर जैसे ही मैंने विलयन नंबर 3 में से गुजारा, तो ये राइट दिशा में विक्षेपित हो गया। कौन सी दिशा में सर? राइट दिशा में विक्षेपित हो गया, राइट दिशा में विक्षेपित हो गया। अब इससे मुद्दे की बात बता रहा हूँ, मुद्दे की बात क्या है, ठीक है? मुद्दे की बात गुरुजी ये है कि हमें इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला। इसका मतलब ये जो हमारा प्रकाश होगा, यानी जो हमारा ये विलयन होगा, ये किस प्रकार की कैटेगरी का होगा? नॉन एक्टिव के अंदर आएगा ये। इसका मतलब ये अक्रिय के अंदर आएगा, अक्रिय। मतलब ये जब कुछ काम का ही नहीं है तो अक्रिय कहलाएगा। और ये दोनों सक्रियता विलयन के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये दोनों सक्रिय है ना, तो ये सक्रियता के अंदर आएंगे, ठीक है? ये दोनों किसके अंदर आएंगे? सक्रियता के अंदर आएंगे। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको भी समझ लेना। अब जिस एंगल से घूमे, जैसे मान लो लाइन तो इस प्रकार थी सीधी, अब कुछ एंगल से घूम गए ना, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन कोण कहते हैं। ये जो एंगल यहाँ पे बना है, उसी एंगल को घूर्णन कोण कहते हैं। आई बात समझ में? मुद्दे की बात है, समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैं इसकी थ्योरी आपको दिखा देता हूँ, थ्योरी किस प्रकार आपको बनानी है। देखो सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जो एक ही तल में कंपन करता है तथा समतल ध्रुवित होकर प्रकाश कहलाता है, और ये इस प्रकार कंपन करता है, ठीक है? ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर आप मैंने बताया प्रकाशिक सक्रियता। देखो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण रखता है, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश तो ऐसा था, उसने इसको ऐसे घुमा दिया या फिर ऐसे घुमा दिया, जो घुमाने का गुण रखता है ना, उसको ही प्रकाश सक्रियता कहते हैं। और जो मान लो कोई उल्टी तरफ घुमा रहा है, अगर कोई समतुल ध्रुवित प्रकाश को वामार्त घुमाता है तो वामार्त ध्रुवण कहलाता है वो। अगर दूसरी दिशा में घुमा रहा है तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कहलाता है वो। और जिस एंगल से वो, जो एंगल उनके बीच में बनता है, उस एंगल को ध्रुवण कोण कहते हैं। जो एंगल होता है उस एंगल को ध्रुवण कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, ठीक है? शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहली शर्तें हैं कि जो कम से कम है एक कार्बन असम्मित होना चाहिए, ठीक है? कम से कम जो है एक कार्बन क्या होना चाहिए? असम्मित होना चाहिए। असम्मित का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ये मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, मतलब ये है कि भैया सेम सेम नहीं होना चाहिए। सेम सेम इन द का है मतलब यहाँ पे सिमेट्री नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? देखो दूसरे पॉइंट में वही बताया। पहले पॉइंट में मैंने कहा कि अनसिमेट्री होनी चाहिए, मतलब नॉन सिमेट्री होनी चाहिए, उनके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरे पॉइंट में मैंने कहा को किसी भी प्रकार की समिति नहीं होनी चाहिए, यानी सिमेट्री किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बना के भी लिख दिया, वह कार्बन जिससे जुड़े 4 कार्बन समूह अलग अलग हो, ध्यान से समझना, अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लो सी है, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो यहाँ पे कुछ और आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कायरल कार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
ये वाला जो कार्बन कहलाएगा फिर इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी समूह, देखो CH3 है, Z है, ये Y है, ये X है, तो ये सारे समूह अलग अलग हैं, ठीक है। इस वजह से इसको कायरल कार्बन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये इमेज ली, इसका मैंने मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी। मिरर इमेज जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको बनाया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऊपर वाली पोजीशन सेम टू सेम रही, ऊपर वाली पोजीशन सेम टू सेम रही। पर क्या हुआ, जो पार्श्व स्थिति थी, मतलब जो, देखो आप जैसा आदमी है कोई, ये मैं शीशे के सामने इसको खड़ा करता हूँ तो मुंह तो सेम ही रहेगा, पैर भी सीधे रहेंगे, पर क्या होगा, ये जो पार्श्व स्थिति है, ये वाला हाथ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाथ यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझते हो नहीं समझते हो? तो ऐसे यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है हमें, ये देखने के लिए मिलता है कि भैया Cl यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो पास की वस्तु है, जैसे ये मिरर है, पास की वस्तु पास में आ जाएगी, ये देखो ये भी पास की वस्तु पास में आ जाएगी, ये दूर की वस्तु है थोड़े दूर चली जाएगी, ठीक है जी भाई, सब बात समझते हो या नहीं समझते हो? चलिए आगे चलते हैं। और इसकी परिभाषा मैंने बता दी आपको कि अणुओं का एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे की दर्पण छवियां हो परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, इसको हम एननसियोमर नाम थोड़ा अजीब है, एननसियोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एननसियोमर कहते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो ये आपका गोला है, जैसे ही गोला है, इसका मैंने मिरर इमेज बनाया तो गोला ही बन गया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ, हाँ अध्यारोपित हो गया। तो अगर ये तो अध्यारोपित हो गया तो इसको हम एनन्सियोमर नहीं कहेंगे। पर जैसे मान लो, तो इस वाली कंडीशन को एनन्सियोमर कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर हो चुका पूरा। तो इतनी ही आपको बात ध्यान रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये चैप्टर जितने भी आपको मैंने ख़त्म कराया है, इसके सारे एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी फिलहाल एनसीईआरटी बस, एनसीईआरटी के आपको सारे सवाल कर लेने हैं ख़त्म, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए। हम अगला चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे।